हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 11 तक के बारे में। आज ही ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और उसके बाद अगली एक्सरसाइज में हम बात करेंगे कुछ नए नए क्वेश्चंस के बारे में। तो इस क्लास में आज जो हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 से 11 तक बताएंगे वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को कृपया लाइक ज़रूर करें। तो आज हम क्लास को यहीं पर शुरू करते हैं और उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि मेरे कुछ पिछले वीडियो जो हैं वो पहले से आपको जो है अपलोड करके दिए जा चुके हैं, इसलिए यदि आप देखना चाहते हैं तो अब वो वीडियो हमारे आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को अब हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है। समकोण का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री है। B वाला कोण 90 डिग्री है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उनमें से लिखा है sin A cos C, cos A sin C, cos A cos C और sin A sin C। इतना यहाँ पर लिखा हुआ है। हमें क्या करना होगा, कहीं ना कहीं से sin A cos C, cos A sin C इन सब की वैल्यू को निकालना होगा और निकालने के बाद इसमें पुट करके हल करना होगा। अब इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, मतलब B वाला जो एंगल है वो राइट एंगल है। उसके बाद लिखा है इफ़ tan A = 1/√3, मतलब tan की वैल्यू दे रखी है। और उसके बाद कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर वही दो क्वेश्चन sin A cos C, cos A sin C। तो अब ये क्या है कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे करके बताते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमें क्या दिया है। हमें क्या दिया है उसे लिखते हैं, जो भी दिया है उसे लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, tan A = कितना दिया हुआ है, 1/√3 लिखा हुआ है। अब कितना लिखा हुआ है, tan A बराबर लिखा हुआ है 1/√3। अब उसके बाद क्या एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। बिना डायग्राम बनाए आप इसको समझ ऐसे नहीं पाएंगे। इसने कहा है कि B कोण समकोण है, B कोण जो है वो राइट एंगल है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ B पे 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना पड़ेगा। और 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हाइपोटेनियस, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे उसे कर्ण कहते हैं। अब उसके बाद A बनाना पड़ेगा और B बनाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ A बनाते हैं तो यहाँ C होगा, यहाँ C बनाते हैं तो यहाँ A होगा। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं। अब किसी के मन में यदि सवाल आ रहा हो कि क्या इसे आधार और इसे लंब मान लिया जाए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि A के लिए बहुत ध्यान से, फिर वही बात कि A के लिए ये लंब होगा और C के लिए ये लंब होगा। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब क्या करते हैं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा इसको। सबसे पहले हल करेंगे हम लोग। तो हल करने में हमें किसकी ज़रूरत होगी, पहले हम यहाँ पर स्पेस छोड़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, कुछ बताते हैं आपको। देखिएगा ध्यान से, बहुत देखिएगा। sin A की वैल्यू मुझे निकालनी होगी। किसकी वैल्यू निकालनी होगी, sin A की। और आपको पहले से बताया जा चुका है कि sin की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लाल बटे कक्का का इस्तेमाल करेंगे। लाल बटे कक्का क्या होता है, L का मतलब लंब हो गया, K का मतलब कर्ण हो गया, या फिर आप कह सकते हैं PBP और उसके बाद KHHB ना। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद कर सकते हैं आप। पिछली कुछ क्लासेस से हमें एक क्लू मिला है कि ये इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। तो क्या हुआ, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको करते हैं। sin A = देखिए ध्यान से, तो ये लंब है और ये कर्ण है, ये sin की वैल्यू होती है। तो क्या हुआ, लंब बटे क्या लिख सकते हैं, कर्ण लिख सकते हैं। लेकिन A के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, A के लिए लंब कौन होगा, BC होगा या CB आप लिख सकते हैं, तो हम BC लिख लेते हैं। और कर्ण क्या होगा, A से लेकर C तक की वैल्यू होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद मुझे BC की वैल्यू नहीं पता, किसी की वैल्यू पता है या नहीं पता है उसकी बाद में बात करते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं।
tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब मुझे लंब पता है और क्या पता है, आधार। लेकिन tan a के लिए जो लंब है तो इसका मतलब a के लिए लंब ये होगा, तो इसकी वैल्यू दी है कितनी, 1। बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर a के लिए आधार कौन है, AB है, इसका मतलब इसकी वैल्यू दी है √3। बहुत ध्यान से समझ में आ गया होगा। लंब पता, आधार पता, दो चीज़ें पता हो चुकी हैं। अब हमें कर्ण को निकालना होगा, क्योंकि कर्ण की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, कर्ण बदलता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि BC की वैल्यू, B से लेकर C की वैल्यू 1 है, लेकिन A से लेकर C की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस चाचा को लाना पड़ेगा, और लाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को AC को फाइंड करना पड़ेगा। आज हमारे फेवरेट मॉनिटर पवनेश शुक्ला जी कहाँ हैं, पता नहीं कहाँ हैं, बहुत देर से दिखाई नहीं पड़े हैं, पिछली क्लास में भी उपस्थित नहीं थे। जहाँ भी आप हैं जल्दी से आ जाइए। क्या करते हैं, AC की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसे लिखते हैं, क्या है, AC का ऐसे लिख सकते हैं, या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। अब लंब और आधार चेंज होते रहते हैं, तो किसी की वैल्यू को आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर BC की वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्या है, A1 का स्क्वायर, आधार की वैल्यू कितनी है, √3 का होल स्क्वायर। उसके बाद कर्ण हमें नहीं पता, लेकिन उसका नाम पता है, क्या नाम है, AC का होल स्क्वायर है। तो AC का होल स्क्वायर पड़ा रहने देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और स्क्वायर रूट को खा जाता है, मतलब कितनी वैल्यू आएगी, 3 आएगी। याद रखिएगा, √3 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 3 ही आप लिखेंगे। अगर किसी के मन में सवाल है तो हम बताते हैं, √3 गुणे √3 वैल्यू हो गई √9, और 9 का मतलब 3 ही होता है। याद रखिएगा इस बात को। तो इसका मतलब यहाँ से कितना आया, 4। AC स्क्वायर बराबर कितना, 4, तो AC बराबर कितना आएगा, √4, और √4 4 के अंदर ही फैक्टर कर देंगे, 2 गुणे 2 होंगे, इसका मतलब 2 बाहर आएगा। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। तो यहाँ 2 आ जाएगी, तो कितनी हो गई, हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि जो sin A का वैल्यू है वो कितना है, हम लोगों ने निकाल लिया है 1/2। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। उसके बाद अब हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, इसको अलग अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक ही में पुट करके रख देंगे। अभी क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या साफ करें या समझा दें, ऐसे ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो साइन ए हो गया। इसके बाद कहीं ना कहीं से हमें cos C निकालना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, cos C। ऐसे कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छे से आप समझ भी जाएंगे। cos C निकाल लीजिए। तो cos के लिए क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या लिखेंगे आप, आधार बटे कितना, कर्ण। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला आधार वाधार नहीं पुट करना है। C कौन है, C को देखिए ध्यान से, और C के सामने कौन है, AB है, इसका मतलब AB लंब है, और आधार कौन है, C से जुड़ी हुई भुजा कौन सी है, BC है। तो हम लोग यहाँ आधार उसका क्या लिखेंगे, C के लिए आधार कौन होगा, BC होगा, या CB आप लिख सकते हैं। उसके बाद कर्ण तो फिक्स ही है, AC है, तो अब BC की वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब यहाँ से शायद आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए हम ऊपर करना शुरू करते हैं। BC की वैल्यू कितनी, वैल्यू है BC की वैल्यू दी है हमें कितनी, देखिएगा ज़्यादा ध्यान से। BC की वैल्यू कहाँ पे दी है, BC की वैल्यू ये दी है, कितनी दी है, 1 दी है। उसके बाद AC की वैल्यू कितनी दी है, ध्यान से आप देखिएगा, AC की वैल्यू आपने अभी निकाली है, कितनी आई थी, 2 आई थी। इसका मतलब आपको जो है cos C की वैल्यू पता हो गई है, कितनी पता हो गई है, 1/2 पता हो गई। उसके बाद cos C हो गया, cos A निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, cos A निकालिए। cos का फॉर्मूला वही होगा, आधार बटे क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना होगा। आधार की वैल्यू कितनी है A के लिए, A ये है, इससे जुड़ी हुई ये भुजा मतलब आधार हो गया AB। कर्ण तो फिक्स है, और इसकी वैल्यू कितनी है, √3, और AC की वैल्यू कितनी निकाली, 2 निकाली। cos A भी हो गया, फिर क्या निकालना है, sin C। अब sin C निकालिए। देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या कर रहे हैं, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये कर लिया, अब कौन बाकी है, C बाकी है। तो sin C निकालो। साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, और C के लिए लंब कौन है, AB है, तो AB लिख दिया जाए, और कर्ण कौन है, AC है। तो AB की वैल्यू अभी अभी आप देखकर बताइए ज़रा कितनी है, √3 है और बटे 2 है। सब कुछ पता हो चुका है।
अब क्या करना है, अपना पहला क्वेश्चन लिखना है और इसे हल करना है। बहुत ध्यान से आप इसे देखिएगा। क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, क्या दिया हुआ है, साइन ए। अब ऐसे आप करेंगे तो थोड़ा सा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और आप अगर इसे डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम बार बार लंबटे आधार कार्ड सब लिखेंगे और आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो क्या हुआ, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। साइन ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितनी, 1/2 निकाल चुके हैं। कॉस सी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितनी, निकाल चुके हैं 1/2, इसकी भी निकाल चुके हैं। उसके बाद कॉस ए की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, देखिएगा ध्यान से, √3/2 निकाल चुके हैं। और उसके बाद साइन सी की वैल्यू निकाल चुके हैं, √3/2 निकाल चुके हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, हमें उम्मीद है। उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई, 1 2 2 जा कितना 4, और प्लस देखिएगा यहाँ पे गुणे का चिन्ह ही लगाइएगा, जहाँ प्लस है वहाँ ही प्लस होगा। √3 गुणे √3 मैंने बताया था कितना होगा, 3 ही होगा। 2 दूनी कितना हुआ, 4 हुआ। अब क्या कीजिए, कितना तो आसान है, लासा ले लीजिए 4, ऊपर हुआ 1 + 3, तो ऊपर हो गया 4 और प्लस 4, 4/4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसे नोट करते हैं। दूसरा दिया हुआ है क्या, cos A cos C माइनस sin A sin C। अब बात देखिएगा ध्यान से, cos A की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितनी, √3/2। cos C की वैल्यू भी निकाल चुके हैं 1/2, तो कितना लिखते हैं 1/2, माइनस sin A की वैल्यू आपको पहले ही आपने निकाली थी 1/2, तो 1/2 लिखा, और sin C की वैल्यू आपने निकाली है √3/2। क्लियर, समझ में आ रहा है ना सब कुछ? अगर आ रहा है तो जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं, और पवनेश शुक्ला जी भी उपस्थित हैं तो जल्दी वो भी बताएं कि क्या उन्हें समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ, √3 और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया, √3, 2 2 जा कितना 4, फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया और 2 2 जा 4। इसका मतलब ये एक बार वही चीज़ प्लस में है, वही चीज़ माइनस में है, इसका मतलब ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना आसान क्वेश्चन था, और यदि इसे आप डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते तो आपसे कुछ ना कुछ गलत हो जाता। इसलिए क्या कीजिए कि पहले जो जो दिया है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए और बाद में क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कर दीजिए। अब इतना क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा था, क्योंकि यदि किसी के पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप जो है इस क्वेश्चन को यहाँ से देखकर नोट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से आप नोट कर लीजिए, इसके बाद बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। तब तक के लिए क्या करते हैं कि आप लोग नोट करते रहिए, बस मैं फिर बात करूंगा दूसरे क्वेश्चन की। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों के सामने क्या लिखा है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे करने में आपके पसीने छूट सकते हैं, क्योंकि हमारे भी छूट जाएंगे मुझे पता है। लेकिन बहुत ध्यान से इसको देखना है, और चुटकियों में क्वेश्चन कैसे समाप्त होता है एक एक स्टेप हम आपको कर कर बताएंगे। बहुत ध्यान से आप देखते जाइए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पूरे 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, और कई बार आया भी है। तो देखिए बहुत ध्यान से इसे देखने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, मतलब Q के पास 90 डिग्री एंगल है। फिर लिखा है PR + QR = 25। बस सारी समस्या की जड़ यही है। फिर क्या है, PQ बराबर कितनी, 5 सेंटीमीटर। sin P cos P tan P, कितना आसान है, अगर सारी भुजाएं ज्ञात हो जाएं तो sin P cos P और tan P निकालने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन समस्या कहाँ है, बस भुजाओं को निकालने में। कैसे निकलेंगी भुजाएं, बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट Q पे राइट एंगल है, PR + QR की वैल्यू दी है, PQ की वैल्यू दी है, और कह रहा है डिटरमाइन sin P cos P tan P। करते हैं इसे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। हम लिखते हैं सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद अपना ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल बनाइएगा, मतलब त्रिभुज बनाइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या हुआ, इनके पैर कुछ ज़्यादा ही हमने फैला दिए हैं, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, Q पे जो है वो राइट एंगल है, मतलब Q जो है वो 90 डिग्री है, ऐसा आपने देख लिया है। अब क्या करेंगे, इसे बहुत ध्यान से आप देखिएगा। Q का जो 90 डिग्री बना दिया है, अब P और कौन बचा हुआ है, बचा हुआ है P, Q और R भी है, मतलब यहाँ P लिखना पड़ेगा, ये Q हो गया, ये R हो गया। यहाँ पे एक एंगल बनेगा और एक एंगल यहाँ पर बनेगा। अब इसे बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा।
क्योंकि हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, और तीनों में लंब भी आता है, आधार भी आता है और कर्ण भी आता है। अब जो जो दिया है उसे लिख देते हैं। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू है कहाँ, पी क्यू ये लिखा है 5 सेंटीमीटर। फिर लिखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब इस पी आर को जोड़ा गया है और क्यू आर को जोड़ा गया है, दोनों को लिखा गया है 25 सेंटीमीटर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने कहा एक मैं हूँ और एक मेरे बगल में मेरा पेन, मेरा और मेरे पेन का योग है 25। मैंने कितना कहा, मेरा और मेरे पेन का योग है 25, और यदि मेरा जो नंबर हो वो हो x, तो मेरे पेन का नंबर कितना हुआ, मेरे पेन का नंबर होगा 25 में से x को घटा दीजिए। अब आप ऐसे समझिए इसको, 25 मान लीजिए दोनों का योग है 25, कोई भुजा अगर 12 हो तो अगली कितनी होगी, 13 होगी। ये 13 कहाँ से आई, जब आपने 25 में से 12 को घटाया। तो इसका मतलब अगर ये 12 x के बराबर है तो 25 में x को घटाने पर ये पहली भुजा x और दूसरी 25 माइनस x हो जाएगी। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। क्या कर लेंगे, लिख लेंगे हम लोग कि माना क्यू आर, या चाहे आप तो पी आर मान सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए, हम पी आर को मान लेते हैं। माना पी आर बराबर कितना मान लेते हैं कि माना पी आर बराबर क्या, x सेंटीमीटर होगा, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। और या है लिख सकते हैं, माना पी आर बराबर x सेंटीमीटर है, तथा जो आर क्यू होगा, आर और क्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर है, ऐसा हमने मान लिया। अब आपको यदि कोई डाउट है कि कैसे हमने ये सब मान लिया, तो डाउट हम आपका दूर कर देते हैं। देखिए ये क्या माना x, ये क्या माना 25 माइनस एक्स, मतलब पी आर से जब आर क्यू को हम लोग जोड़ेंगे, कितना माना है, आर क्यू लिखें या क्यू आर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। पी आर से क्यू आर को हम जब जोड़ेंगे तो 25 आना चाहिए। ज़रा लिखिए x ये वाला, फिर उसके बाद प्लस लगाइए 25 माइनस एक्स, देखिए x से x कैंसिल हो गया, कितना बचा, 25 ही तो बचा ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे। अब क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, लेकिन उससे पहले पी क्यू बराबर भी लिख लीजिए। पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है हमें 5, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजाएं हमें फाइंड करनी है, जिसमें से हमने पी आर को क्या मान लिया है, x सेंटीमीटर मान लिया है, और आर क्यू को क्या मान लिया है, इसे मान लिया है 25 माइनस x सेंटीमीटर। समझ में आ रहा होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कहती है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ये लंब यहाँ लिख दीजिए, आधार वहाँ लिख दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आधार की वैल्यू देखिए ज़रा, P और Q कितनी दी है, हम PQ लिखें या हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, या आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम PQ ही लिख देंगे, अगली लाइन में इसे लिख लिया जाएगा। और लंब की वैल्यू कितनी है, RQ है, तो हम इसे QR ही लिखे, क्योंकि हर जगह QR ही लिखा गया है। और उसके बाद जो मेरा कर्ण है वो कितना है, P से लेकर R तक है, तो हम इसे PR लिखते हैं। अब बताइए आपने PR बराबर क्या माना है, x माना है, तो ये x स्क्वायर हुआ। PQ बराबर कितना दिया है, 5 का होल स्क्वायर दिया है। और उसके बाद इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, QR का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि QR जो है उसका होल स्क्वायर, और QR बराबर कितना है, 25 माइनस x है। मतलब एक ही क्वेश्चन में बिल्कुल घुमा दिया है। क्या करेंगे, बहुत ध्यान से, ये x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो गया 25 ही, समझ में आना, 25 माइनस एक्स कितना होगा, 25 का स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 गुणे x, 2 गुणे 25 गुणे कितना, x। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या कर दिया मैंने, ये 5 के स्क्वायर 25 लिखा, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं, ये लिखा x स्क्वायर, फिर ये हो गया बराबर कितना 25, और 25 का होल स्क्वायर कितना 625, मतलब 25 गुणे 25 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हुआ, ये भी x स्क्वायर हुआ, और माइनस का 25 दूना कितना 50x हो गया। अब देखिएगा बहुत ध्यान से,
ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो कट जाएगा, तो हम क्या कर दें, इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से काट देते हैं। देखिए जिसको समझ में नहीं आया है वो इधर ट्रांसफ़र करके लिख लेगा। तो यहाँ क्या बचा, अब 0, कितना बचा है 0, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, इधर क्या बचा 0, उधर क्या बचा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना बचा 650। यहाँ क्या हो गया माइनस का 50x, अब माइनस के 50x आप इधर ले आइए तो प्लस के हो जाएंगे और इधर हो जाएगा 650, है ना। अब उसके बाद देखिए ज़रा, x हुआ 50, कहाँ जाएगा, नीचे आएगा और 0 से 0 ख़त्म और 5 से इसको काट दीजिए, कितनी वैल्यू आ गई 13। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया है, 13 आ गया है। और x को आपने क्या माना था, PR माना था, मतलब कर्ण माना था और कर्ण आ चुका है। आधार पहले से पता है, कौन गायब है, लंब गायब है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः PR, और PR को आपने बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया और उसके बाद x की वैल्यू लिख दी और x की वैल्यू कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर हो गई। फिर उसके बाद QR की वैल्यू लिखी और QR को आपने क्या माना था, 25 माइनस x सेंटीमीटर माना था। तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 25 लिखेंगे और x की वैल्यू 13 हो गई और ये सेंटीमीटर, मतलब कितना सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। PR भी पता, QR भी पता और PQ तो पहले से पता। तो क्या हुआ, तीनों चीज़ें पता हो गई। अब कुछ भी निकाल लो, साइन P, कॉस P, टैन P, कुछ भी दे दें, चाहे जो पूछ लिया जाए आपसे। आप बहुत समझदार हैं, क्या करते हैं, साइन P निकालते हैं, लिखेंगे अतः साइन P। लेकिन अब भी थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है, आपको पता है कि लंब बटे कर्ण होता है, पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया था। अब देखिए ज़रा, P कौन है, ये है, और इसके सामने कौन है, RQ या QR है। इसका मतलब P के लिए लंब जो होगा वो QR होगा। आ गई ना बात समझ में, और आ गई है तो ठोको लाइक। क्या हुआ कि लंब की वैल्यू कितनी है, Q से लेकर R तक है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, P से लेकर R तक है। तो क्या लिखेंगे, P से लेकर R। अब बताइए ज़रा कि QR की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 12, कितनी निकाली है 12, और PR की वैल्यू कितनी निकाली है 13। बहुत ध्यान से देखिएगा, कर्ण हमेशा बड़ा आ रहा है, और इसके बाद जो क्वेश्चन करने वाले हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नीचे वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है, याद रखिएगा। तो क्या हुआ साइन P। इसके बाद कॉस P की बात करें, कॉस क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। मुझे किसी ने कहा है कि बीच बीच में इंग्लिश में भी बोल दिया कीजिए, मुझे समझ में नहीं आता है हिंदी में ज़्यादा, इस वजह से मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोल देता हूँ। चलिए, कॉस P, P लिखा है ना, तो P के लिए आधार कौन है, PQ है। P के लिए आधार कौन है, PQ है। तो हमने क्या लिखा, PQ लिखा, CQ ना लिखिएगा। कर्ण की वैल्यू कितनी है मुझे पता नहीं है, P से लेकर R तक है, PR हो गया। अब बताओ PQ की वैल्यू कितनी है, देखकर यहाँ बताइए ज़रा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और PR की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। टैन P अब निकालिएगा, क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे कितना, ना 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 सही कर रहे हैं ना, लाल बटे कक्का मतलब L बटे A, लंब बटे कितना, आधार होता है। और लंब की वैल्यू P के लिए कौन होगी, RQ या QR होगी। तो QR लिखेंगे, और P के लिए आप कहेंगे कि आधार कौन है, P से लेकर Q तक है, मतलब PQ है। अब बहुत ध्यान से इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। QR की वैल्यू कितनी है, 12 है, और PQ की वैल्यू कितनी है, 5 है। सब कुछ तो निकल आया, अब क्या है, समाप्त हो गया क्वेश्चन। क्या कर दिया मैंने, पहले तीनों भुजाओं को ढूंढना था, तो हमने क्या माना कि, बहुत ध्यान से बस वही समझना था, माना हमने कि इन दोनों भुजाओं का योग कितना था, 25 दिया था, तो इसको x माना, इसको 25 माइनस x, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो गया। फिर क्या बचा, x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 13 आ गई, कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर आ गई। तो x की वैल्यू जब पता हो गई थी तो PR मान लिया, QR कर लिया, दोनों को निकाल लिया, और PQ पहले से पता था, इस वजह से क्या किया, पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया, है ना। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, पांचों के पांचों में से कोई एक ना एक क्वेश्चन में आपके पेपर में आ सकता है। और आप यदि अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्दी से इसे नोट कीजिए। चुटकियों में हम फिर हाजिर हैं आपके सामने अगले क्वेश्चन के साथ। अब ये क्वेश्चन नंबर 11,
क्या आप देख रहे हैं, लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। तो कारण तो एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है कि आंसर सही है या गलत है, जो आपके सामने लिखा है वो सही है वास्तव में या फिर गलत है। और आप पीछे देखकर आंसर सत्य और असत्य बता तो सकते हैं, लेकिन उनका रीजन आप नहीं समझ सकते हैं। सही गलत आपको समझने में थोड़ी सी समस्या जरूर होगी, और जिसे आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं आता है उसे आज के बाद जरूर आ जाएगा, ये मेरा दावा है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। फिर लिखा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या राइट है या रॉन्ग है, ये मुझे बताना है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं रीजन सबके लिखूंगा यहाँ पर। आपको पता है कि tan 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। जब ये 1 हो गया तो क्या कोई मान लिखा है कि का मान सदैव 1 से कम होता है? यहाँ तो 1 होता है ना, मतलब 1 से कम वैल्यू हो तो सकती है, मान लिया कि हो सकती है, लेकिन क्या यहाँ लिखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? 1 से कम होता है तो गलत लिखा है, क्योंकि 1 भी तो होता है। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। क्या लिखा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन, कि ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो वैल्यू tan 45 की होती है वो 1 होती है, इसलिए ऑलवेज 1 से लेस नहीं हो सकती है। मेरा पहला वाला क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, ये फॉल्स आ गया है, मतलब असत्य है। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं। फिर लिखा है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 क्या हो सकता है? फिर लिखा है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या 12/5 हो सकता है, ये सवाल उठता है। देखिए बहुत ध्यान से दूसरे का रीजन समझिएगा। लिखा है sec a इक्वल टू 12/5। तो sec में क्या होता है, आपको पता है कि लाल बटे कक्का, आपको अच्छे से पता है कि sec बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो क्या होता है, ये कर्ण है मतलब हाइपोटेनियस है, और ये आधार है मतलब बेस है। तो आपको ये पता है कि जो कर्ण होता है वो हमेशा बड़ा होता है और आधार और लंब क्या होंगे, छोटे होंगे। इसलिए ये वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बस इसका जो आधार दिया हुआ है 5, लंब जो निकालोगे वो जो है हमारा कुछ और आएगा, और कर्ण यहाँ पर बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ मेरा ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कर्ण की वैल्यू बड़ी है। बिल्कुल आप लगा सकते हैं कि ये मेरा आंसर क्या है, सही है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है cos a, कोण a के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त किया एक संक्षिप्त रूप है। फिर लिखा है कि cos a इज ऑलवेज, cos a इज द एब रिवेशन वैल्यू यूज्ड फॉर क्या, कॉसकेंट एंड एंगल ए। मतलब क्या कॉसकेंट जो होता है वो कॉस का जो है एक लॉन्ग रूप है, या हम कहें कि cos a जो होता है वो कॉसकेंट का क्या एक जो है संक्षिप्त रूप होता है? नहीं, cos का जो संक्षिप्त रूप होता है वो क्या होता है, cos का जो है cos किसका रूप होता है, वो होता है cos रूप होता है। cos बराबर किसके होता है, कोसाइन के होता है। ऐसा मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। इसलिए cos कॉसकेंट नहीं होता है, कोसाइन होता है, इसलिए ये वाला भी क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखिए cot a, cot और a का क्या गुणनफल होता है? नहीं, क्योंकि cot अगर अकेला है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, a का होना जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं, cot जो है वो cot और a का गुणनफल नहीं है, ये है कि cot का एक एंगल है जिसे a से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये वाला आंसर भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 क्या हो सकता है, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो मतलब चौथे का तो ऑप्शन हमने दे दिया कि cot a कभी भी cot और a का गुणनफल नहीं होता है। पांचवे का रीजन देखिए, लिखा है साइन थीटा बराबर कितना, 4/3 लिखा है। साइन ऊपर होता है कर्ण, लंब होता है, और नीचे क्या होता है, नीचे होता है कर्ण। और क्या लंब की वैल्यू कभी ज़्यादा हो सकती है कर्ण से? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता, और ये भी क्या हो गया, गलत हो गया।
पांचों में से केवल एक सही था, दूसरा वाला, बाकी सब के सब क्या हो गए, गलत हो गए। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। स्पेशली ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉस ए जो कोण ए और कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त किया गया एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, कॉस बराबर कोसाइन होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है। तो उम्मीद है ये पूरी क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। छोटी सी क्लास थी क्योंकि 8.2 एक्सरसाइज अभी शुरू नहीं कर सकते थे हम। अब अगली क्लास का आप इंतज़ार कीजिए। 8.2 एक्सरसाइज जल्दी से बस पब्लिश्ड होने ही वाली है, और यदि वही वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो पब्लिश्ड हो चुका होगा। तो इस तरीके से ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये पूरी क्लास आपको बेहतर समझ में आई है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट एग्ज़ाम।